नेक्स्ट, इन पेरिसीजन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट, सबसे पहले ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पेरिसीजन इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर टेकन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ट्रू स्टेटमेंट। इट इन्वॉल्व सेक्शनिंग ऑफ द स्ट्रेच जिंजाइवल फाइबर्स, जो स्ट्रेच जिंजाइवल फाइबर्स होते हैं अराउंड द रोटेटरी टूथ, उसकी सेक्शनिंग करते हैं, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज़ एन एडजंक्ट एज अ रिटेंटिव प्रोसीजर आफ्टर रोटेशन, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज इट इज़ परफॉर्म्ड बिफोर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जो पेरिसीजन करते हैं वो आफ्टर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। अ सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी और पेरिसीजन दैट इन्वॉल्व्स द severing ऑफ द फाइबर्स प्रेजेंट विद इन द सुप्राक्रेस्टल एरिया बाय द इंसिजन डीप डाउन इनटू द एल्वियोलर बोन एनसर्कलिंग द टूथ, ठीक है। Severe rotations would need circumferential supracrestal fibrotomy procedure, that is CSF, that is circumferential supracrestal fibrotomy procedure, and is usually performed after the orthodontic treatment. कब परफॉर्म किया जाता है? आफ्टर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, द रोल ऑफ सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी फॉर रिटेंशन वाज गिवन बाय हु? तो आंसर इज एडवर्ड्स। किसने दिया था? एडवर्ड्स ने दिया था ये रोल ऑफ सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी, ठीक है। पेरिसीजन और सर्कमफेरेंशियल सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी वाज गिवन बाय एडवर्ड्स इन 1970। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर द इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ वायर 2 टाइम्स? देखो, डायमीटर को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ 8 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डायमीटर ऑफ वायर एंड द डायमीटर ऑफ द लूप। डायमीटर ऑफ वायर एंड डायमीटर ऑफ लूप के बीच में इंडेक्स आता है हमारे पास, दैट इज स्प्रिंग कॉइल इंडेक्स। स्प्रिंग कॉइल इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला है दैट इज मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, कि कितना मीन डायमीटर हमारे पास स्प्रिंग का आ रहा है, डिवाइडेड बाय वायर का कितना मीन डायमीटर है, ठीक है। मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय मीन डायमीटर ऑफ वायर। मतलब अगर हम ये स्प्रिंग इमेजिन करें तो इस स्प्रिंग के एक सर्कल का मीन डायमीटर कितना है, दैट इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, ठीक। और ये जो वायर है इसका मीन डायमीटर कितना है, दैट इज द मीन डायमीटर ऑफ वायर। सो इफ द स्प्रिंग इंडेक्स इंक्रीजेस then the strength of the spring, that is ability to bear load, it will decrease, मगर उसकी स्प्रिंगीनेस या फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि अगर स्प्रिंग का इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज कर रहा है, ये जो गोला है सर्कल इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर रहा है और डायमीटर ऑफ वायर उतना ही है, तो वहाँ पे जो एबिलिटी टू बियर लोड है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और स्प्रिंगीनेस इंक्रीज कर जाएगी। अगर स्प्रिंग इंडेक्स डिक्रीज करता है, स्प्रिंग इंडेक्स डिक्रीज करता है, मतलब डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय मीन डायमीटर ऑफ वायर में अगर हम फॉर्मूला में देखें तो इट इज़ डिक्रीजिंग, तो मतलब मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है लेकिन लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। देयरफॉर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग वी कैन डू 2 थिंग्स। सबसे पहले हम स्प्रिंग की अगर स्ट्रेंथ हमको बढ़ानी है तो हमें डायमीटर को इंक्रीज कर सकते हैं, वायर के डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे तो स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, या फिर हम मीन डायमीटर इस कॉइल का छोटा कर देंगे, ठीक है। इस कॉइल को अगर छोटा बना देंगे तब भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, या फिर इस वायर का डायमीटर मोटा कर देंगे तब भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिकट दैट इज न्यू आर्च वायर, CNA कनेक्टिकट न्यू आर्च वायर इज व्हाट? इट इज स्ट्रॉन्गर देन टाइटेनियम मॉलिबेडनम अलॉय। TMA से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। CNA पहली बात निकल फ्री होगी, इट इज़ निकल फ्री, दैट टेक्स इंट्रिकेट बेंड्स, बहुत ज़्यादा फाइन बेंड्स लेने की ताकत रखती है, और इसमें जो स्ट्रेंथ है, स्टिफनेस है, दैट इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इट डज़ नॉट ब्रेक ईजिली एज TMA वायर्स, जैसे टाइटेनियम मॉलिबेडनम अलॉय की वायर्स ब्रेक कर जाती हैं ईजिली, वैसे CNA वायर्स ब्रेक नहीं करती हैं ईजिली, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमर्शियली प्योर टाइटेनियम से कम रहती है, ठीक है। कमर्शियली प्योर टाइटेनियम से कम स्ट्रेंथ रहती है इसकी। नेक्स्ट, प्रोट्रूडेड मैंडिबल शोज ऑल द फीचर्स एक्सेप्ट व्हाट? तो प्रोट्रूडेड मैंडिबल है कि हमारे पास क्लास 3 का केस है। क्लास 3 के केस में हमारे पास क्या चीज़ दिखेगी? गोनियन एंगल इंक्रीज कर जाएगा, देयर विल बी प्रोमिनेंट चिन एंड देयर विल बी लो MPA लो होगा, ठीक है। और अगर गोनियल एंगल इंक्रीज करता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा जो कि है डिक्रीज गोनियल एंगल। डिक्रीज नहीं होता, गोनियल एंगल इंक्रीजेज इन द केसेस ऑफ क्लास 3 केसेस। ऑलराइट, प्रोट्रूडेड मैंडिबल इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड गोनियल एंगल, प्रोमिनेंट चिन एंड लो MPA। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसकी प्रोट्रूडेड मैंडिबल की। नेक्स्ट, इंटरनल रोटेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इज व्हाट? देखो, रोटेशन ऑफ मैंडिबुलर कोर रिलेटिव टू द क्रेनियल बेस, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन।
इंटरनल रोटेशन इज कॉमन इन दोज पेशेंट जहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर टीथ जो है वो रिट्रूड रह गए, ठीक है, और एंटीरियर दांत पहले ही मिल जा रहे हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग पैटर्न अगर है तो वहाँ पे पोस्टीरियर टीथ हमारे इंट्रूडेड हैं अभी तक, लेकिन एंटीरियर दांत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर दांत जो है वो रिसीड करते जाते हैं, क्योंकि सारा लोड एंटीरियर उठा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एंटीरियर के रिसेशन की वजह से देयर इज एन इंटरनल रोटेशन ऑफ द मैंडिबल। देयर आर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय पीपल, बजॉर्क, सोलो एंड ह्यूस्टन एंड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ने डेफिनेशन दी थी, दैट वाज रोटेशन ऑफ द मैंडिबुलर कोर रिलेटिव टू क्रेनियल बेस इज नोन एज इंटरनल रोटेशन, ठीक। रोटेशन ऑफ मैंडिबुलर कोर टू द क्रेनियल बेस इट इज नोन एज इंटरनल रोटेशन। टोटल रोटेशन कब बोला था? जब मैंडिबुलर प्लेन रिलेटिव टू क्रेनियल बेस इज चेंज्ड, दैट इज पूरा प्लेन ही चेंज कर जा रहा है, पूरे नीचे के दांत जो है वो पूरे रोटेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टोटल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में सिर्फ पीछे वाले दांत है नहीं, पीछे वाले दांत या तो इंट्रूडेड है, आगे वाले दांत कॉन्टैक्ट में कर रहे हैं, आगे वाले दांत रिस्ट्रिक्शन शो करते हैं और वो मिल जाते हैं, दैट इज कॉजिंग इंटरनल रोटेशन। थर्ड इज एक्सटर्नल रोटेशन, दैट इज मैंडिबुलर प्लेन रिलेटिव टू द कोर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। ये भी क्रेनियल बेस के रिलेटेड है, जो टोटल रोटेशन है वो भी क्रेनियल बेस के रिलेटेड है, लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो कोर ऑफ द मैंडिबल के साथ रिलेटेड है। अब एक्सटर्नल रोटेशन में एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो पोस्टीरियर दांत है वो ज़्यादा एरप्ट कर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगुलर रीमॉडलिंग ऑफ बोन हो जाएगी, क्योंकि एंटीरियर दांत मिल नहीं रहे हैं, पोस्टीरियर दांत जो है वो एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एरप्ट करे हुए हैं। तो देयर विल बी एंगुलर रीमॉडलिंग ऑफ द बोन, दैट इज मैंडिबुलर प्लेन विल चेंज रिलेटिव टू द कोर ऑफ द मैंडिबल। जो मैंडिबल की बोन है उसमें दोबारा से दोबारा जो रीमॉडलिंग हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ मैंडिबुलर कोर का चेंज, ठीक है, जिससे कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है मैंडिबल की वो उसमें रीमॉडलिंग होकर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम इंटरनल मैट्रिक्स रोटेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बजॉर्क, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, एंड एंगुलर रीमॉडलिंग ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल वो भी स्लो और ह्यूस्टन ने बताया था, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन। टोटल रोटेशन में एपरेंट रोटेशन हो जाती है पूरे मैंडिबल की, पूरा मैट्रिक्स ही रोटेट कर जा रहा है, पूरा जो लोअर ऑक्लूजन है वही रोटेट कर जा रहा है। अब टोटल रोटेशन में हमारा फाइनल चेंज आ जाता है जो कि पोजीशन ऑफ मैंडिबल शो करेगी। ये एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन का मिलकर जो हमारे पास फाइनल इफेक्ट मिला वो जाता है, ठीक है। इंटरनल रोटेशन में हमारी टोटल रोटेशन हो रही है, मतलब ट्रू रोटेशन हो रही है, पूरी मैंडिबल ही आगे को घूम जा रही है, मतलब एक ट्रू बोन ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो ऑक्लूजन है उसमें भी चेंज आ रहा है, दैट इज़ इंटरनल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में जो टूथ इरप्शन है और एल्वियोलर ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस कर रही है रीमॉडलिंग ऑफ द बोन को, दैट इज़ एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इसमें मैंडिबल खुद पूरा मूव कर रही है और इसमें दांत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन में, ये दोनों मिलके बनाते हैं टोटल रोटेशन, ठीक है। दैट विल शो द फाइनल पोजीशन ऑफ द मैंडिबल रिलेटेड टू क्रेनियल बेस। बजॉर्क ने इसे मैट्रिक्स रोटेशन बोला था, और मैट्रिक्स रोटेशन मतलब जो इतना सॉफ्ट टिश्यू है, बोन है, वो सारा मिलके एक मैट्रिक्स बना रहा है, वो पूरा रोटेट कर जाता है, ठीक है, वो सारी आदतें रोटेट कर जाती हैं, दैट इज वाज गिवन बाय बजॉर्क। एंड स्लो एंड ह्यूस्टन ने बोला था इट वाज एपरेंट रोटेशन, दैट वाज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ टॉर्क इज व्हाट? यूनिट ऑफ टॉर्क होती है न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क of a rigid component depends on 3 quantities: the force applied, the lever arm vector, and the connecting point about which torque is being applied or torque is being measured to the point of force of application। मतलब ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये हमारा लेवर आ गया, और किस पॉइंट पे हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो आ जाता है। अब जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड लेवर आर्म, फोर्स इस साइड को लग रही है, लिवर आर्म इस साइड को है, इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज गिवन, दैट गिव्स अस द टॉर्क वैल्यू, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है टॉर्क की दैट इज न्यूटन मीटर। मतलब कितने यूनिट ऑफ फोर्स हमने कितने मीटर्स पे लगाया है, दैट इज इक्वल टू आर होल टॉर्क, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज कपल? कपल की यूनिट क्या होती है? कपल इज अ फॉर्म ऑफ टॉर्क ओनली, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जो वैल्यू होगी या यूनिट होगी दैट इज़ न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज एफ, जो कि होती है न्यूटन, और डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है मीटर्स में, दैट इज डेजिग्नेटेड एज न्यूटन मीटर फॉर कपल एज वेल। नेक्स्ट, व्हाट इज रैपिड रीजनल एक्सेलरेटरी फिनोमेना एंड इट वाज गिवन बाय होम? रैपिड रीजनल एक्सेलरेटरी फिनोमेना RAP वाज गिवन बाय फ्रॉस्ट, FROST, ठीक है, फ्रॉस्ट ने दिया था। इसका मतलब होता है कि देयर इज़ अ टिश्यू रिएक्शन टू अ नॉक्सियस स्टिमुलाई
दैट इंक्रीजेज द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड टिश्यूज। जैसे ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट में हम पल्सेशंस भी देते हैं, ठीक है, वैसे ही ये रैप फिनोमिना होता है हमारे पास, दैट इज रीजनल एक्सेलरेटरी फिनोमिना, जहाँ पे एक टिश्यू रिएक्शन किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट हीलिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग वे में शो करता है। इट इज़ टिपिकल नॉट ओनली फॉर हार्ड टिश्यूज सच एज बोन, कार्टिलेज, बट इट ऑल्सो वर्क्स फॉर सॉफ्ट टिश्यूज एज वेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ डाई। ठीक है, अगर हम मॉडिफायर ऐड करते हैं, मॉडिफाइंग एजेंट लाइक रिटार्डर और एक्सेलरेटर, so that will lead to reduction in the size of die. All right, additional cell accelerator जैसे कि potassium sulfate is the accelerator and retarder is borax is the retarder. They can be added to the gauging water to reduce the setting expansion of the type 4 die stone to less than 0.1%. मतलब यहाँ पे फिर अगर ये रिटार्डर और एक्सेलरेटर आपने ऐड करा हुआ है तो यहाँ पे सेटिंग एक्सपेंशन जो होगा वो 0.1% से भी ज़्यादा कम होगा। देयरफॉर टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द डाई वी नीड टू ऐड रिटार्डर और एक्सेलरेटर। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। GTT के बारे में क्या ट्रू नहीं है, पहले ट्रू के बारे में बात करेंगे। इट कॉजेज अब्रप्ट इंक्रीज इन एक्सपेंशन। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे इंक्रीज इन एक्सपेंशन शो होता है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर जो वैक्स है वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, दैट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद ऑल द वैक्सेस डू नॉट हैव ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। हर एक वैक्स का अपना ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अकर्स ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन द और चेंज इन द क्रिस्टलाइन फेज, विच इज रॉन्ग। ये कह रहा है कि क्रिस्टलाइन फेज में कोई चेंज हो रहा है, वो गलत स्टेटमेंट हमारे पास। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि अमॉर्फस मटेरियल मतलब नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट चेंजेस फ्रॉम हार्ड, ब्रिटल, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ड्यू टू मॉलिकुलर मूवमेंट। इसमें कोई क्रिस्टलाइन फेज का चेंज नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ मॉलिकुलर मूवमेंट की वजह से अपना ये जो सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज हो रहा है, क्रिस्टलाइन मूवमेंट नहीं होती है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डिफाइंड बाय TG इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द अब्रप्ट इंक्रीज इन द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अकर्स। ठीक है, वहाँ पे अब्रप्ट इंक्रीज हो जाता है इन द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इंडिकेटिंग इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोबिलिटी इन द अमॉर्फस सब्सटेंस। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग टेम्परेचर। जितने भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जैसे वैक्सेस हो गया, उनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता, बट रादर दे हैव अ ग्रेजुअली सॉफ्टन एज द टेम्परेचर इज रेज। जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करता है उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ती है और वो सॉफ्टनेस की तरफ जाते हैं। The temperature at which there is abrupt increase in the thermal expansion coefficient, that is indicating a increased molecular mobility, is called as TG. ठीक है, and is characteristic of a particular glassy structure. Glass is also considered as a non-crystalline solid because its atoms tend to develop a short range order instead of a long range order. ग्लास के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि हर एक एटम जो है वो रेगुलरली दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ है, स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई लंबी चेन में नहीं जुड़ा हुआ है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि एब्सेंट होता है इन द ग्लास। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमारे पास क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे डायमंड हो गया या कोई और क्रिस्टल हो गया, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्लास के अंदर वी हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। Because of this short range order, glass behaves like liquid. ठीक है, and sometimes it is also called as a super cooled liquid. Transformation toughening is not due to, तो पहले true statements पढ़ते हैं। Transformation toughening is increased strength as crack propagates through. जैसे जैसे crack propagate करेगा वैसे ही strength increase करेगी, ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग। दूसरा होता है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ पार्टिकल्स। ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग इज नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड ट्रू स्टेटमेंट इज इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल टेट्रागोनल फेज इनटू मोनोक्लिनिक फेज। टेट्रागोनल फेज से कौन सा बन रहा है? मोनोक्लिनिक फेज, जिससे कि टफनिंग हो रही है। चौथी जो गलत स्टेटमेंट हमारे पास वो कह रहा है कि डिक्रीज इन द साइज ऑफ क्रिस्टल्स हो रहा है, लेकिन डिक्रीज इन द साइज या वॉल्यूम नहीं होता है। देयर इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। इंक्रीज हो जाती है वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, क्योंकि टेट्रागोनल फेज इज चेंजिंग इनटू मोनोक्लिनिक फेज। ठीक है, और इसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है,
दैट क्रिएट्स अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, हर जगह कंप्रेशन होगा, तो क्रैक की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। Talk about the explanation. When small tough crystals are homogeneously distributed in a glass, the ceramic structure is toughened and strengthened because the cracks cannot penetrate in the fine particles as easily as they penetrate in the glass. ठीक है, जो सिरेमिक्स होते हैं, ये टफ क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें सिरेमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ईजिली पेनिट्रेट नहीं करने देता क्रैक्स को। डेंटल सिरेमिक्स आर स्ट्रेंथेंड and toughened by variety of dispersed crystalline phases such as alumina phase। ठीक है, alumina phase आता है हमारे पास, ब्रांड नेम है प्रोसेरा ALL सीरम CERAM, या फिर ल्यूसाइड फेज होता है LEUCITE फेज, दैट इज OPTEC HSP, ये इसका ब्रांड नेम आता है। फिर आता है टेट्रासिलिक फ्लोर माइका, दैट इज डाइकॉर। फिर आता है लिथियम डाइसिलिकेट, दैट इज IPS एम्प्रेस। ठीक है, एंड मैग्नीशिया एल्यूमिना स्पाइनल, ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेंथनिंग के लिए दी जाती हैं डेंटल सिरेमिक्स के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट द डेंटल सिरेमिक्स आर बेस्ड ऑन जिरकोनिया क्रिस्टल्स that undergo transformation toughening that involves the transformation of zirconium dioxide from tetragonal phase, tetra मतलब 4 phase, to a monoclinic phase। monoclinic phase में जब ये चेंज होता है तो ये एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी रीजन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी या टेंसाइल स्ट्रेस होगा, वहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंगली अपना वॉल्यूम इंक्रीज करके वहाँ पे पैकिंग या सीलिंग करवा देगा और क्रैक को आगे प्रोपागेट नहीं करने देगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बोरिक एसिड एडेड टू पोर्सलेन। पहले बोरिक एसिड की क्या क्या हो सकता है, ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। बोरिक एसिड डिक्रीजेज द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट इज जो ट्रू है, इट फॉर्म्स अ ग्लास नेटवर्क। बोरिक एसिड हेल्प्स टू फॉर्म अ ग्लास नेटवर्क इन पोर्सलेन। बोरिक एसिड इज अ ग्लास मॉडिफायर। ठीक, चौथा ऑप्शन है हमारे पास जो गलत है, दैट इज बोरिक एसिड इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ पोर्सलेन। ये गलत स्टेटमेंट थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोरिक एसिड जो है वो विस्कोसिटी को डिक्रीज कराएगा ताकि फ्लोएबिलिटी पोर्सलेन की जब उसको हीट किया जाए तो वो इंक्रीज कर सके। फ्लोएबिलिटी को इंक्रीज कराता है बोरिक एसिड बाय एक्टिंग एज अ फ्लक्स मटेरियल। फ्लक्स मटेरियल मतलब जो मेल्टिंग में हेल्प करवा रहा है, दैट इज नोन एज अ फ्लक्स मटेरियल। बोरिक एसिड B2O3, it behaves as a glass modifier, that is it decreases the viscosity, lowers the softening temperature, and because it forms its own glass network, it causes these modifications. Because the boric acid forms separate lattice interspread within the silica lattice, it still interrupts with more rigid silica network and lowers the softening point of the glass. Alumina is not considered as a true glass। alumina को हम true glass नहीं मानते because of the dimensions of iron and oxygen and aluminium ratio। iron oxygen aluminium ratio की वजह से जो alumina है that is not considered as true glass। nevertheless it can take part in the glass network to alter the softening point and viscosity। लेकिन alumina जो है वो ग्लास का जो नेटवर्क होता है उसको, ग्लास नेटवर्क को ऑल्टर कर सकता है और उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट और विस्कोसिटी को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डन टू इंक्रीज द अब्रेजन रेजिस्टेंस ऑफ जिप्सम डाई। जिप्सम डाई की अब्रेजन रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए वी डू फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट इज कोटिंग विद साइनोएक्राइलेट, सेकेंड इज एडिंग अ डाई हार्डनर। ठीक है, अब्रेजन रेजिस्टेंस बढ़ानी है हमने तो डाई हार्डनर से बढ़ेगी। थर्ड इज सिल्वर प्लेटिंग। सिल्वर प्लेटिंग करेंगे तब भी जिप्सम डाई की हार्डनेस या अब्रेजन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, the chief advantage of type 4 gypsum dye is its susceptibility to abrasion during carving of wax pattern. Several means are used to increase the abrasion resistance including silver plating, coating the surface with cyanoacrylate, adding a dye hardener and gypsum। This was the theory। मतलब जिप्सम में हम ये सारी चीज़ें ऐड करके उसकी abrasion resistance को increase करा सकते हैं। Next, which is not true about flux। नॉट ट्रू, पहले ट्रू की बात करेंगे। फ्लक्स एलिमिनेट्स द ऑक्साइड कोटिंग। ऑक्साइड की कोटिंग जो है उसको एलिमिनेट कर देता है फ्लक्स, और ये डिजॉल्व्ड ऑक्साइड को कैरी हुए भी करता है फ्लक्स। फ्लक्स ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन द मेटल सर्फेस। ऑल आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन दैट इज रॉन्ग इज इट फॉर्म्स अ हायर टेम्परेचर ग्लास और सरफेस ऑफ अ मेटल। लेकिन फ्लक्स जो है वो टेम्परेचर ऑफ द ग्लास को, जो फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ ग्लास होता है उसको डिक्रीज करवाता है। हाई नहीं करवाएगा, डिक्रीज करवाता है। ठीक है, चौथी स्टेटमेंट समझ गए कि हाई नहीं करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। ठीक, मतलब डिक्रीज इज द राइट आंसर। द लैटिन वर्ड फ्लक्स मीन्स फ्लो।
लैटिन वर्ड में फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो. सोल्डरिंग फिलर मेटल्स आर डिजाइंड टू मेल्ट wet the surface of the parts that are to be joined and flow across the clean metal surfaces. They cannot wet the oxidized surface without the use of flux. कुछ मेटल्स होते हैं वो दूसरे सरफेस के साथ वेट नहीं कर पाते. ठीक है, वेटिंग का मतलब है दूसरे के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे विदाउट द यूज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, फ्लक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स. 3 सब टाइप में फ्लक्स डिवाइडेड होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. Type 1 is surface protection flux that covers the metal surface and prevents the access of oxygen so that no oxides can form. Type 1 से हम surface को कोट कर रहे हैं ताकि कोई भी ऑक्साइड्स ना बन पाए. Type 2 is a reducing agent. Type 2 reducing agent होता है और वो कोई भी ऑक्साइड अगर बन रही है उसकी मेटल के सरफेस पे तो उसको क्लीन करता रहता है. ठीक है, ऑक्साइड को लेता जाएगा क्योंकि इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्साइड को खुद एक्सेप्ट कर लेगा. टाइप 3 जो होता है दैट इज अ सॉल्वेंट बेस्ड फ्लक्स. इट डिजॉल्व्स एंड कैरीज एनी ऑक्साइड्स एंड कैरीज देम अवे आउट ऑफ द मेटल. ठीक है, खुद में डिजॉल्व कर लेगा ये सारी ऑक्साइड्स को, और लेकिन ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सेसिव यूज ऑफ फ्लक्स इन सिरेमिक. देखो, एक्सेसिव यूज अगर हम फ्लक्स का करते हैं सिरेमिक के अंदर तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. इट विल वीकन द बॉन्ड. ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा जहाँ पे वो बॉन्ड जो है वो टूटेगा. ठीक है. सेकेंड, इट कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ पोर्सिलेन. दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. तीसरा है बबल फॉर्मेशन ऑफ पोर्सिलेन विल बी देयर. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. चौथी जो गलत स्टेटमेंट है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इन 5% HCl फॉर 5 to 10 मिनट्स. फ्लक्स को बोल रहा है कि अगर हम मेटल और फ्लक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको 5% HCl में 5 से 10 मिनट के लिए डाल के बॉयल करें तो वहाँ पे फ्लक्स रिमूव हो जाएगा. दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देखो, फ्लक्स कोई फिजिकल फॉर्म से सिरेमिक के साथ नहीं जुड़ी है. फ्लक्स केमिकली फ्यूज़ हो जाती है इनटू सिरेमिक ड्यूरिंग फायरिंग, जब हम हीट करते हैं उसको, तो एसिड से सॉल्यूबल नहीं होगी उसके बाद वो. ठीक है, इसको विद द थ्योरी, वट एवर टेक्निक इज़ यूज इट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स यूज्ड. कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं हम तो उसमें हम अमाउंट ऑफ फ्लक्स यूज जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. एक्सेसिव फ्लक्स में बिकम इंट्रैप्ड विद इन द फिलर मेटल. फिलर मेटल के बीच में हम फ्लक्स का मटेरियल जो होता है वो इंट्रैप हो जाता है, कॉजिंग वीकेंड जॉइंट बॉन्ड. ठीक है, जो जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है उसको डिक्रीज कर देता है. रेजिडुअल फ्लक्स दैट इज कवर्ड विद द पोर्सिलेन कैन कॉज डिस्कलरेशन एंड बबलिंग ऑफ द पोर्सिलेन. फ्लक्स व्हेन कंबाइंड विद द मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड्स. ठीक है, जो अगर मेटल ऑक्साइड के साथ फ्लक्स को कंबाइन करेगा तो वो उसकी ऑक्साइड को बाहर लेके चला जाएगा. ठीक है, ड्यूरिंग सोल्डरिंग प्रोसेस दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव कम्प्लीटली. A two-step method of removing residual glass from some metals is to sandblast after the joint immediately. ठीक है, मतलब हमने जॉइंट को हीट किया उसके बाद एकदम से उसको सैंड ब्लास्ट करेंगे. दैट इज़ द ओनली मेथड टू रिमूव इट. ग्लास मटेरियल को रिमूव करने का वही एक मेथड है. ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद एल्यूमिना पार्टिकल्स एंड देन टू फॉलो बाय बॉइलिंग इन द वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स. क्या किया, सबसे पहले हमने हीट किया, फिर एकदम से सैंड ब्लास्ट किया, फिर उसके बाद सैंड ब्लास्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट से बाहर निकाला और एल्यूमिना एब्रेसिव पार्टिकल से हम सैंड ब्लास्ट कर रहे हैं. इसके बाद हम 5 मिनट के लिए उसको बॉईल कर देते हैं. दैट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, HCl वगैरह यूज़ नहीं होता, सीधा पानी के साथ उसको बॉईल करते हैं और सैंड ब्लास्ट करने के लिए हम एल्यूमिना डस्ट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, फॉर डाइवेस्टमेंट व्हाट इज़ नॉट ट्रू. DIVESTMENT क्या ट्रू नहीं है, पहले ट्रू के बारे में बात करेंगे. डाइवेस्टमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल प्लस डाई मटेरियल. इन्वेस्टमेंट मटेरियल और डाई मटेरियल का कॉम्बिनेशन इज नोन एज डाइवेस्टमेंट. सेकंड ट्रू स्टेटमेंट इज कोलॉइडल सिलिका इज एडेड टू डाइवेस्टमेंट. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज डिक्रीज इन डिस्टॉर्शन ऑफ द वैक्स पैटर्न. डाइवेस्टमेंट में डिक्रीज डिस्टॉर्शन होता है वैक्स पैटर्न का. चौथी जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज फॉस्फेट बॉन्डेड मटेरियल होता है डाइवेस्टमेंट. इस स्टेटमेंट को सही करा जाए तो डाइवेस्टमेंट इज अ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल. कौन सी है? जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल. फॉस्फेट बॉन्डेड नहीं है. ठीक है. एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर कास्टिंग लो फ्यूजिंग डेंटल अलॉयज एंड सिरेमिक वर्क. लो फ्यूजिंग डेंटल अलॉयज एंड सिरेमिक वर्क के लिए ये यूज़ किया जाता है. Let's go with the theory. The technique that employs dye material plus investing medium with a comparable composition is known as divestment. ठीक है. ये बेसिकली कमर्शियली अवेलेबल जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल होता है प्लस कोलॉइडल सिलिका के साथ इसको मिक्स किया जाता है. इसको हम कहते हैं डाइवेस्टमेंट. The dye pattern is made up of this mix and the wax pattern is constructed over this divestment material. Then the entire assembly dye plus the wax pattern is invested in a mixture of divestment and water.
thereby eliminating the possibility of distortion of the pattern. सिंपल से तरीके में बात करें तो ये हमारे पास हमने डाइवेस्टमेंट का मटेरियल लिया, इसके ऊपर दांत फैब्रिकेट हुआ, मतलब जो ये नेगेटिव इंप्रेशन से हमने फैब्रिकेट करा, इसके ऊपर हमने जो है वैक्स पैटर्न फैब्रिकेट किया। अब इसको हम एक जो डाइवेस्टमेंट और वाटर का मटेरियल होगा, ये हमारे पास डाई है, इसके ऊपर हम सेपरेटर लगाएंगे, ठीक, और इसको डाइवेस्टमेंट से भर देंगे तो एग्जैक्ट पैटर्न आ जाएगा, कोई बगैर किसी डिस्टॉर्शन ऑफ द पैटर्न के। नेक्स्ट, सर्वेइंग इज़ नॉट यूज्ड इन और विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सर्वेयर। पहले फंक्शन ऑफ सर्वेयर के बारे में बात करते हैं। सर्वेयर इज़ यूज फॉर सर्वेइंग फिक्स सिरेमिक विनेयर क्राउन। फिक्स सिरेमिक विनेयर क्राउन के सर्वे के लिए यूज़ होता है। मेकिंग इंट्रा कॉर्नल अटैचमेंट्स इन द कास्ट मॉडल, उसके लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग अंडरकट। इंट्रा कॉर्नल अटैचमेंट मॉडल के लिए यूज़ होता है, अंडरकट को मेजर करने के लिए सर्वेयर यूज़ होता है। फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ इनकरेक्ट, इट मॉडिफाइज टूथ कंटूर इन द मास्टर कास्ट। मास्टर कास्ट में कोई भी हमारा मॉडिफिकेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक, तो कोई टूथ का कंटूर मॉडिफाइड नहीं होता, दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। द सर्वेयर मे बी यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक सर्वेइंग ऑफ द कास्ट, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक कास्ट है उसकी सर्वेइंग के लिए यूज़ होता है। रिकॉन्टूरिंग ऑफ द अबटमेंट के लिए यूज़ होता है। टूथ ऑन द डायग्नोस्टिक कास्ट उसके सर्वे के लिए यूज़ होता है। और कॉन्टूर को वैक्स पैटर्न से कितना ढकना है उसके सर्वे के लिए भी यूज़ होता है। इट हेल्प्स इन मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द अंडरकट, सर्वेइंग सिरेमिक विनियर्स क्राउन्स एंड प्लेसिंग द इंटरनल रेस्ट इन द कास्ट। इंटरनल रेस्ट कहाँ प्लेस करनी वो भी सर्वेयर डिसाइड करता है। मशीनिंग कास्ट रेस्टोरेशंस एंड सर्वेइंग एंड ब्लॉकिंग आउट द मास्टर कास्ट। ब्लॉकिंग आउट का मतलब है जहाँ पे अंडरकट है उसको पीओपी से ब्लॉक आउट करना, तो कितना एरिया ब्लॉक आउट करना है वो भी सर्वेयर डिसाइड करता है। देखो, मास्टर कास्ट हमारी वो फाइनल कास्ट होती है जिसमें हमने सारे अंडरकट्स को ब्लॉक कर दिया है, सारी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, अब सिर्फ उस पर हम फैब्रिकेशन करने वाले हैं अपना जो फ्रेमवर्क है उसकी, तो मास्टर कास्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज़ नॉट अ डिटर्मिनेट क्राइटेरिया फॉर मोलर इंसाइजर हाइपोमिनरलाइजेशन एज पर यूरोपियन गाइडलाइंस। तो क्या क्या हो सकता है इसमें क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करते हैं। एटिपिकल रेस्टोरेशन इज़ देयर, ये MIH में दिखाई दे सकता है। देयर कुड बी डिमार्केटेड ओपेसिटीज प्रेजेंट इन MIH, मोलर इंसाइजल हाइपोप्लेजिया। देयर कुड बी पोस्ट इरप्टेड इनामल ब्रेकडाउन इन मोलर इंसाइजल हाइपोप्लेजिया। बट जो चौथा ऑप्शन जो चीज़ गलत है, इज थ्रॉबिंग पेन नहीं होती, MIH में थ्रॉबिंग पेन नहीं होती है। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर मोलर इंसाइजल हाइपोप्लेजिया, देखो हर एक टूथ को हम एग्जामिन करते हैं। देयर शुड बी एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डिमार्केटेड ओपेसिटीज, ठीक है, बीच बीच में पैचेस होते हैं, डिमार्केटेड ओपेसिटीज होती हैं। देयर इज अ डिफेक्ट इन ट्रांसलूसेंसी ऑफ एनामल, okay, there is post eruptive enamel breakdown, that is loss of enamel after tooth eruption is seen, usually associated with the pre-existing opacities, ठीक है, pre-existing opacity होगा, ऊपर से loss of enamel हो जाएगा। तीसरा आता है कि atypical restorations होती हैं, frequently extended to the buccal plate or palatal smooth surface, reflecting the distribution of hypoplastic enamel। buccal या palatal side पे हमारे पास atypical restoration जैसा appearance आता है, ठीक, क्योंकि बीच बीच में हाइपोमिनरलाइजेशन वाले जगह हैं। एक्सट्रैक्टेड मोलर्स ड्यू टू मोलर इंसाइजल हाइपोप्लेजिया, इसी चीज़ की वजह से पेशेंट कभी कभार अपना दांत जो है निकलवा भी लेता है। एंड देन देयर इज़ फेलियर ऑफ इरप्शन ऑफ मोलर और इंसाइजर इन मोलर इंसाइजर हाइपोप्लेजिया, क्योंकि बनी नहीं रहा तो कैसे इरप्ट करेगा। नेक्स्ट, ऑहलर्स क्लासिफिकेशन, OHLERS क्लासिफिकेशन क्लास 3 में क्या आता है। देखो, ऑलर क्लासिफिकेशन क्लास 3 इन्वॉल्व्स कंप्लीट इन्वेजिनेशन इन्वॉल्विंग कॉर्नल एंड रेडिकुलर डेंटिन। इसमें कॉर्नल डेंटिन भी उड़ गई होती है, रेडिकुलर डेंटिन भी आ गई होती है, विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अपाइकल फोरामिना। नेक्स्ट इज ऑलर्स क्लासिफिकेशन क्लास 3 इंक्लूड्स व्हाट, OHLERS क्लासिफिकेशन, ऑलर क्लासिफिकेशन। देखो, ऑलर्स क्लासिफिकेशन क्लास 3 में कंप्लीट इन्वेजिनेशन हो जाता है, इन्वॉल्विंग कॉर्नल डेंटिन, रेडिकुलर डेंटिन, एंड रेडिकुलर डेंटिन के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी एक फोरामिना बन जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट अपाइकल फोरामिना गेट्स फॉर्म्ड, ठीक है। टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑलर क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली इन्वेजिनेशन है, दांत के ऊपर इन्वेजिनेशन शुरू हो जाती है, ऊपर से एक कैनाल या डक्ट जैसी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। टाइप 1 में इन्वेजिनेशन इज कन्फाइंड टू द क्राउन, मतलब ये दांत है अगर हमारा, सो ऑलर क्लासिफिकेशन में ये होगा टाइप 1, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। टाइप 2 में द इन्वेजिनेशन एक्सटेंड्स पास द CAJ बट डिड नॉट इन्वॉल्व द पेरीरेडिकुलर टिश्यूज। CAJ से पार चला गया लेकिन पेरीरेडिकुलर टिश्यूज में नहीं गया, ठीक है। टाइप 3 में द इन्वेजिनेशन इज एक्सटेंड्स बियॉन्ड द CAJ, और टाइप 3 में अपाइकल फॉर्मेन के पार भी जा सकता है, ऐसे करके अपाइकल फॉर्मेन के बाहर भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन ऑन एचिंग इनेमल
the tags of 5 to 10 micrometer are formed. And second statement is the outer enamel layer is more resistant to demineralization than the inner enamel layer. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं, ठीक है. आउटर लेयर जो होती है वो फ्लोराइड रिच होती है, क्योंकि वो बाहर से फूड सोर्सेज से फ्लोराइड अपटेक करती रहती है. दैट इज़ वाई इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एंड रेजिस्टेंस टू एसिड एचिंग दैन द इनर लेयर. नेक्स्ट, if the diameter of the QTH lamp is decreased from 11 millimeters to 3 millimeters, the power is increased 8 times. पावर हमने 8 गुना बढ़ा दी और डायमीटर लैंप का जो है वो छोटा कर दिया. तो हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज विल अकर एंड विल इट कॉज पल्पल डैमेज. देखो 5 से 10 डिग्रीज का जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. शिफ्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड 11 मिलीमीटर टिप टू स्मॉलर 3 मिलीमीटर डायमीटर हैज़ इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द लाइट आउटपुट 8 टाइम्स. ठीक है, डायमीटर छोटा कर दिया तो जितना सोर्स से हमारा लाइट निकल रहा है वो इस छोटे डायमीटर से निकल के 8 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है. दिस इंक्रीजेज द आउटपुट एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन इन क्योरिंग प्रोसीजर्स and will raise the temperature of the restoration and the surrounding dentine to much more dangerous levels. Increase in the pulpal temperature of 5 to 8 degrees Celsius is usually enough for cell death. लेकिन यहाँ पे 5 से 10 डिग्री तक का टेम्परेचर रेज हो जाता है QTH लैम्प के अंदर. लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ क्योरिंग यूनिट. सबसे पहले आती है हैलोजन क्वार्ट्ज टंगस्टन है क्योरिंग यूनिट, या फिर क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन, दैट इज QTH क्योरिंग यूनिट. लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, लॉन्गेस्ट हिस्ट्री इन द डेंटल इंडस्ट्री. कम एफिशिएंसी रहती है, शॉर्ट सर्विस रहती है, हाई टेम्परेचर वेंटिलेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है. मतलब ये जो यूनिट है इसको ठंडा रखने के लिए हमें पंखा रिक्वायर्ड रहता है. ठीक है. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मस्ट बी नैरोड बाय फिल्टर्स. येलो लाइट को एक फिल्टर लगा के एक स्पेक्ट्रम में लाया जाता है ताकि वो क्योरिंग की तरह काम कर सके. नेक्स्ट इज प्लाज्मा आर्क. प्लाज्मा आर्क का बहुत शॉर्ट पॉलीमराइजेशन टाइम है, तो फिर उससे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज भी ज़्यादा होगी. ऑल अबव कॉन्स हाई कॉस्ट. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्स इसकी है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के, और उसके साथ साथ प्लाज्मा आर्क की जो कॉस्ट है दैट इज़ टू हाई. लेज़र जो है वो लो हीट जनरेशन कराती है. नेगेटिव परसेप्शन अबाउट क्योरिंग ड्यू टू द क्योरिंग हाई क्योरिंग स्पीड हाई कॉस्ट. लेज़र की कॉस्ट ज़्यादा है और एक नेगेटिव परसेप्शन है अबाउट क्योरिंग ड्यू टू हाई क्योरिंग स्पीड. क्योरिंग स्पीड ज़्यादा, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का एक दिमाग में रहता है. ठीक है. अगला आता है LED. LED में कोई फिल्टर सिस्टम नहीं चाहिए, हाई एफिशिएंसी रहती है पर मिनट, और हीट भी ये मेंटेन करके रखता है, ज़्यादा टेम्परेचर रेज नहीं करता. जैसे इसमें हमारे पास 5 से 10 डिग्रीज का टेम्परेचर रेज हो रहा है तो इसमें इतना नहीं वेरिएशन शो होती है. तो लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है LED की. कंसिस्टेंट ओपेलेसेंट लाइट चल रही होती है, क्वाइट ऑपरेशन होता है. ड्यू टू द नैरो एमिशन ऑफ LED कैन पॉलीमराइज 440 टू 480 नैनोमीटर एंड CPQ. 480 नैनोमीटर से 440 नैनोमीटर तक की रेंज के अंदर ये अपना काम करती है और रिलेटिवली न्यू है डेंटल इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. Next, a large periradicular lesion with independent pocketing comes under which category of Kim and Kratchman classification of periradicular lesion or microstructural or microsurgical endodontic cases? तो large lesion come under class D, जिसमें pocket आती है. Let's discuss the classification of microsurgical endodontic cases as per Kim and Kratchman. Kim and Kratchman. देखो क्लास A में हमारे पास कोई भी लीजन नहीं होता, नो लीजन इज देयर. क्लास B में लीजन इज देयर दैट इज प्रेजेंट इन अपाइकल 1/4, दैट इज पेरी अपाइकल रेडियोलोसेंसी इज वेरी लेस, बहुत कम होती है. क्लास 3 में द लीजन इज एट हाफ ऑफ द पेरी अपाइकल रेडियोलोसेंसी. लगभग हाफ ऑफ द पेरी अपाइकल रेडियोलोसेंसी जो है वो जा चुकी है, लीजन के अंदर आ चुकी है. ये जो आप दिख रहे हैं नीचे, इसमें बहुत कम होती है, लेस देन 1/4 होती है, इसमें हाफ तक चली गई होती है. क्लास D में हमारे पास एक पूरी पॉकेट एस्टैब्लिश हो जाती है. दिस इज़ अ फुल पॉकेट दैट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड क्लास D में. ठीक है. क्लास E में द क्लास B विद पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब सेम एज क्लास B बट इसमें पेरियोडोंटल कम्युनिकेशन. ओके. क्लास F इज़ द टोटल बक्कल फेनिस्ट्रेशन, मतलब ये बक्कल फेनिस्ट्रेशन हो जाती है पूरी, पीछे दांत के पीछे हड्डी नहीं होती ज़रा भी. दैट इज़ अ टोटल बक्कल फेनिस्ट्रेशन इज क्लास F. टोटल बक्कल फेनिस्ट्रेशन क्लास F. क्लास E में क्लास B प्लस पेरीपाइकल पॉकेट पूरी बन जाती है. क्लास D में पॉकेट होती है, सिर्फ एक पॉकेट बन रही है, मतलब इनिशियल के साथ एक पॉकेट. और क्लास C में एक पेरीपाइकल रेडियोलोसेंसी जो कि हाफ ऑफ द पेरीपाइकल पूरा घेर रही है, और इसमें 1/4 घेरती है क्लास B में. क्लास A में कोई लीजन नहीं होता. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फ्लोरेसेंट मेथड ऑफ कैरीज डिसेक्शन. देखो, फ्लोरेसेंस डायग्नोडेंट इज़ अ फ्लोरेसेंट मेथड, QLF इज़ अ फ्लोरेसेंट मेथड, सोप्रो लाइफ
इज़ अ फ्लोरोसेंट मेथड। चौथा ऑप्शन जो गलत है हमारे पास, दैट इज़ FOTI, ये नॉन फ्लोरोसेंट मेथड है। QLF का मतलब होता है क्वालिटेटिव लेजर फ्लोरेसेंस। डायग्नोडेंट आर ऑल बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस। नेचुरल फ्लोरेसेंस ऑफ एनामल इज डिक्रीज इन द केरियस एरियाज। ये डायग्नोडेंट का वो था अपना प्रिंसिपल है। सोप्रोलाइफ इज अ रिसेंटली रिलीज्ड लाइट क्योर इंड्यूस्ड डिवाइस दैट इज हैविंग अ फ्लोरेसेंट इवैल्यूएटर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। FOTI हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन, ठीक है। इट्स अ नॉन फ्लोरेसेंट ऑप्टिकल मेथड टू डिटेक्ट द केरीज। इसमें हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट यूज होती है थ्रू द ऑप्टिकल टिप। लाइट पासिस थ्रू द टूथ इन वेरियस एरियाज अपीयर एट डार्क शेडोज, ठीक है। जहाँ पे डार्क शेडो दिख रही है वो हम डिटेक्ट करते हैं। बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एंड बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हम डिजीज एनामल को नॉर्मल एनामल से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट नहीं है इसमें नॉर्मल लाइट चल रही है और साउंड भी यूज़ हो रही है। इट इज़ यूजली यूज फॉर प्रॉक्सिमल केरीज। प्रॉक्सिमल केरीज की अर्ली डिटेक्शन के लिए वी यूज फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट, द टूथ कलर restoration is done on the patient, but the color of the restoration is different from the natural tooth. All can be the causes except, तो क्या क्या cause हो सकते हैं? First we will discuss that. Shade selection under rubber dam, if it is done, तब हमारे को पूरी ढंग से उसका शेड मैच करने में दिक्कत आएगी। Second is thin restoration, very thin restoration, then it will not cause significant change in the color of the teeth. अगला है shade selection under dental chair light. Dental chair light होगी तो उसमें shade selection में दिक्कत आएगी हमें, ठीक है। थिन रेस्टोरेशन है तो हमारा नीचे का ही दांत का कलर ऊपर दिखाई देगा, अगर नीचे येलो है तो ऊपर भी येलो दिखाई देगा, ठीक है। तो हम साइड वाले दांतों से शेड मैच नहीं कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन दैट इज एक्सेप्ट वाला जो है, ठीक है, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं कलर टूथ कलर रेस्टोरेशन के, डिफरेंट कलर के। लेकिन अगर हम शेड सिलेक्शन करते हैं अंडर सनलाइट विद वेट कंडीशंस, दैट इज ओरल एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करते हुए, तब हमारे पास एग्जैक्ट शेड हमें पता चलती है, ठीक है। बट सनलाइट में भी हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है जिसके बीच में हमारी शेड हमें सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि बाहर कभी बादल आ रहे हैं, कभी पूरी धूप आ रही है, तो जो सनलाइट है वो चेंज करती रहती है। तो एक रेंज होती है स्पेक्ट्रम की जिसके बीच में ही हमें कलर्स या फिर शेड सिलेक्शन करनी होती है। टीथ एंड शेड गाइड शुड बी वेट टू स्टिमुलेट ओरल एनवायरनमेंट। शेड मैचिंग शुड बी कैरिड आउट इन द नेचुरल डे लाइट, बिल्कुल धूप में ही नहीं, बट नेचुरल डे लाइट, जो नॉर्मली बंदा एक कमरे के अंदर रहता है या फिर खिड़कियाँ वगैरह की जो लाइट होती है उससे हम शेड सिलेक्शन करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलीज एंड डेविस क्लासिफिकेशन डिपिक्ट्स अ नॉन वाइटल टूथ? टाइप 4 डिपिक्ट्स अ नॉन वाइटल टूथ। टाइप 4 मतलब 4 कंधों पे बंदा उठ गया है, ठीक, तो मतलब अब ये नॉन वाइटल हो गया, मृत हो गया। Theoretically, type 4 in Ellis and Davis classification, that is tooth becomes non-vital with or without the loss of crown structure. There could be a loss of crown structure and there could not be a loss of crown structure, doesn't matter. But if it is non-vital, then it is under type 4. Next, Kim microsurgical tip is coated with what? देखो Kim's के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादातर जिरकोनियम नाइट्राइड से कोटेड होते हैं, जिरकोनियम नाइट्राइड DE. Kim microsurgical tip is also called as KIS microsurgical ultrasonic instruments. Tips are made in stainless steel. Tips are coated with zirconium nitride, NITRIDE. Next, the second generation rotary endodontic file system has what? देखो second generation में we have a variable taper and active cutting edge. दो ही चीज़ें होती हैं, variable taper होता है, active cutting edge होती है। Let's go with various generations of rotary shaping files. First is फर्स्ट जनरेशन में पॉजिटिव कटिंग डिज़ाइन है, पॉजिटिव कटिंग डिज़ाइन, एंड 1998 में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई थी। इसमें टेपर फिक्स रहता है, फिक्स टेपर एंड पैसिव कटिंग एजेस आर देयर। दो ब्रांड के नाम है इसमें, सिस्टम GT, लाइट स्पीड एंड क्वांटेक। सिस्टम GT, लाइट स्पीड, क्वांटेक, दीज आर 1998 फर्स्ट जनरेशन फाइल्स। सेकेंड जनरेशन इंक्लूड्स एक्टिव कटिंग डिज़ाइन, ठीक है, एक्टिव कटिंग डिज़ाइन, और 2001 में सेकंड जनरेशन दी गई थी जो कि 3 साल बाद थी इससे। इसमें वेरिएबल टेपर रहता है, पहली चीज़, एक्टिव कटिंग एजेस रहती हैं। इस फर्स्ट जनरेशन में पैसिव कटिंग एजेस थी, इसमें एक्टिव कटिंग एजेस हैं, एंड पावर इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर द कैनाल्स, ठीक है। फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स से ही हम जो पावर मोड है हमारा, मोटर, एंडो मोटर वगैरह, उनसे यूज़ करके, एक फ्यू इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ही हम पूरी कैनाल को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है उसको सबसे पहले हैंड फाइलिंग वगैरह मान सकते हैं, इसमें पावर यूज़ होती है सेकंड जनरेशन में। एग्जांपल के लिए हीरो शेपर इस सेकंड जनरेशन, M2
इज सेकंड जनरेशन, MTWO इज सेकंड जनरेशन, प्रोटेपर यूनिवर्सल याद रखना है इसमें, प्रोटेपर यूनिवर्सल इज सेकंड जनरेशन 2001 वाली। फिर आती है बात थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में हम मेटलर्जी चेंज करते हैं, ठीक है, फाइल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। 2001 के बाद 2008 में थर्ड जनरेशन आई थी, 7 साल बाद, ठीक। इसमें ट्विस्टेड फाइल्स दी हमने, ट्विस्टेड फाइल्स जिनका रिड्यूस्ड साइक्लिक फटीग है, मतलब उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तब भी वो फटीग शो नहीं करेगा, उसको गोल गोल रोटेट करेंगे कैनाल के अंदर तब भी उसके टूटने के चांसेस कम रहेंगे। हीटिंग एंड कूलिंग मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है, और इनको ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है ज़्यादा ईजिली, ठीक, मल्टीपल टाइम्स ऑटोक्लेव कर सकते हैं। बट स्टिल देयर वाज डिक्रीज इन ब्रेकेज, मतलब मेटलर्जी करके अब हम फाइल का अंदर का जो चीज़ है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा नॉर्मल हमने बना दिया जैसा हमने को चाहिए था। दूसरे में हमने क्या किया कि एक्टिव डिज़ाइन बनाया कि हमारी कटिंग जो हो वो कटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ करे। अब कटिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई लेकिन फाइल जो है वो टूट जा रही थी, तो तीसरे में हमने क्या किया कि फाइल को टूटने से बचाने के लिए उसकी मेटलर्जी चेंज की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दीज आर ट्विस्टेड फाइल्स। एग्जाम्पल में इसमें है हमारे पास ब्रांड्स, दैट इज़ प्रोफाइल GT सीरीज़ X 2007, प्रोफाइल GT सीरीज़ X, और हाईफ्लेक्स CM भी जनरेशन 3 है 2008। देन वाज जनरेशन 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रेसिप्रोकेशन मतलब कि नीचे से जो भी सामान आ रहा है वो ऊपर को निकले, सारा रेसिप्रोकेट कर जाए फाइल। ये 2008 के बाद अब 2011 में आया था रेसिप्रोकेशन, ओके, 2011। फोर्थ जनरेशन वाज इन 2011। इसमें लिबरेटर यूज़ होता था जो कि ऊपर को सारा जो सामान निकल रहा है वो बाहर को निकालते उसको लिबरेट भी कराता रह रहे, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जो जनरेशन 4 है उसमें आता है रेसिप्रोक, RECI PROC, ठीक है, रेसिप्रोक, और सेल्फ एडजस्टिंग फाइल इसको बोलते थे। इसमें क्या नई चीज़ थी, देखो बाकी तीनों जनरेशन में हमारे पास सिंगल साइड कटिंग एज होती थी, ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट शो करती थी और बाय डायरेक्शनल कटिंग शो करती थी, ठीक है। सिंगल फाइल कंसेप्ट था कि एक ही फाइल से हम पूरी कैनाल को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट वाज द फोर्थ जनरेशन। लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन इज ऑफसेट डिज़ाइन, ठीक है। ऑफसेट डिज़ाइन जो था वो 2013 में आया था, दैट वाज फिफ्थ जनरेशन। एक शेप है, खाली एक शेप है, प्रोटेपर नेक्स्ट। कौन सी? प्रोटेपर नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। एंड रीवो एस इज फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। ऑफसेट पे सेंटर ऑफ मास रखा है इन्होंने और मैकेनिकल वेव ऑफ मोशन स्वैगरिंग इफेक्ट दे रहा है। स्वैगरिंग इफेक्ट का मतलब है कि एसिमेट्रिकल फाइल का शेप होगा तो वो साइड टू साइड जो है वो स्विंग करेगी, उसको बोलते हैं हम स्वैगरिंग इफेक्ट। इससे क्या होगा कि साइड टू साइड शिफ्ट करेगी तो एक साइड से जो मटेरियल है, डेब्रिस है, वो बाहर निकालेगी, पुश करेगी और कैनाल का कॉन्टैक्ट और कटिंग एफिशिएंसी को भी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और कोई कंटिन्यूस स्ट्रेस पॉइंट नहीं बनने देती। मान लो ये पूरी कैनाल है, अगर पूरी जैब कर दोगे तो इसमें स्ट्रेस पॉइंट बन जाएगा, फाइल टूट जाएगी या कैनाल में कोई ना कोई परफोरेशन हो जाएगी। लेकिन ये कैनाल ऐसे आ गई, मान लो अब ये क्या कर रही है, कटिंग कैसे कर रही है, ये ऐसे है, टेढ़ी मेढ़ी फाइल है, तो ये आधी कटिंग इस साइड से कर रही है, आधी कटिंग इस साइड से कर रही है, तो एक साइड पे आपको जगह बच जा रही है। दैट वाज द फिफ्थ जनरेशन। अब स्ट्रेस पॉइंट नहीं बनेगा तो हमारी फाइल टूटने का खतरा और ज़्यादा कम और कटिंग एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज। टाइम बच रहा है खाली हमारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेवल ऑफ सोडियम नाइट्राइट यूज फॉर एंटी रस्टिंग ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बर। देखो 2% सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है और उनको बर्स को उनके अंदर डिप करके रखा जाता है, ठीक है, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय रस्ट। ऑलराइट, सोडियम नाइट्राइट 2%। नेक्स्ट, वाटर इज़ नॉट यूज टू कैरी एन एवल्स टूथ। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसीलिए वाटर को यूज़ नहीं किया जाता, नॉर्मल वाटर को यूज़ नहीं किया जाता एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, क्योंकि ये क्या करेगा, रैपिड सेल लिसिस करवा देगा जो एवल्स टूथ है, फिर उसका जो बचने के चांसेस या रीइम्प्लांटेशन के चांसेस हैं वो बिल्कुल नल हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। दैट इज़ वाई नॉर्मल वाटर इज़ नॉट यूज। पेशेंट्स ऑन सलाइवा कैन बी यूज, कोल्ड कंडेंस्ड मिल्क कैन बी यूज, ओके, या फिर अपने पास हैंक सोल्यूशन होना चाहिए। If the remaining dentine thickness is 0.5 millimeters, then what should be the procedure in order of treatment? अगर देखो हमारे पास RDT या remaining dentine thickness वो बहुत ज़्यादा कम रह गई है, that is 0.5 millimeter ही रह गई है, तो first we will apply calcium hydroxide so as to seal it, ठीक है, ताकि एक reparative dentine की लेयर बन पाए। उसके बाद हम बेस लगाएंगे हम जिंक फॉस्फेट का, जिंक फॉस्फेट। उसके बाद हम वार्निश लगाएंगे, ठीक है।
वार्निश के बाद वी विल गो फॉर रेस्टोरेशन। ठीक है, ये बेस या वार्निश एक से आप दोनों में से एक चीज़ लगा सकते हैं, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेटर टू बी अप्लाइड so as to decrease the chances of sensitivity and any connection of the restoration with the pulp। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टनल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी 2 लेयर्स लगानी होती है, 2 लेयर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बोन लॉस ड्यू टू ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। ठीक है, अगर ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन से बोन लॉस हो रहा है तो देयर विल बी अ फनल एट द क्रेस्ट लेवल एंड एंगुलर बोन लॉस एट द बेस विदाउट द पॉकेट फॉर्मेशन। See, the trauma from occlusion affects the alveolar crest mostly because it's the weakest load-bearing area. Repeated excessive forces causing widening of the periodontal ligament at the crest of the bone. ठीक है, जहाँ पे funnel shaped appearance दिखाई देती है coronally। उसके बाद जो occlusal forces हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि vertical या angular bone loss initiate करना शुरू कर देती हैं। Since this is a pure trauma from occlusion case, कोई inflammation नहीं हो रही है, that is why the periodontal pocket का जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर फीचर्स ऑफ ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। वाइडनिंग ऑफ पीडीएल विल बी देयर, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द बोन एट द एल्वियोलर लेवल विल बी देयर एंड देयर विल बी अ टूथ पेन और सेंसिटिविटी टू परकशन और टूथ मोबिलिटी विल बी देयर। अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी vertical or angular bone loss with radiolucency in the furcation areas। नेक्स्ट, अबाउट जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो ट्रू की बात करते हैं। जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस लीड्स टू लॉस ऑफ टीथ एंड ऑलवेज रिजल्ट इन प्रोग्रेशन टू मोर सीरियस डिस्ट्रक्शन। सेकेंड ट्रू स्टेटमेंट इज जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस इज फर्स्टली मेनली अराउंड इंसाइजर्स एंड फर्स्ट मोलर्स। इंसाइजर और फर्स्ट मोलर के अराउंड सबसे ज़्यादा ईजिली वो होता है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाता है। देयर इज अ सम जेनेटिक प्रेडिलेक्शन और लैक ऑफ इन्फ्लामेशन कैन बी देयर in this case, that is juvenile periodontitis। along with this, जो हमारा गलत ऑप्शन है, it does not affect females। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। juvenile onset periodontitis can affect females। in fact the correct statement is female to male ratio juvenile periodontitis की वो 2:1 है, means there is more predilection for females to have a juvenile onset periodontitis rather than males। Let's go for the theory. Juvenile aggressive periodontitis or juvenile onset periodontitis, it is a rapid loss of attachment and bone level otherwise in a clinically healthy patient। Patient healthy है और rapid loss of bone and attachment हो रहा है। The amount of microbial deposits is inconsistent with the disease severity। ठीक है, microbial deposit है ही नहीं, फिर भी juvenile onset periodontitis हो रहा है। Familial aggregation is there। It is classified as localized and generalized and rapidly progressing lesion कंडीशन। etiology मेनली AA कंटामिनेंट्स रहते हैं इसमें, दैट इज एग्रीबैक्टर, एक्टिनोमाइसिटिस कॉमेटेंस, ये प्रिंसिपल पैथोजन बैक्टीरिया रहेगा विद जुवेनाइल ऑनसेट पेरियोडोंटाइटिस स्पेशली इन फीमेल्स। अलॉन्ग विद दिस देयर इज डिफेक्टिव न्यूट्रोफिल फंक्शन। ठीक है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट अपना ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है। पुअर सीरम एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्टिंग एजेंट, बॉडी में इम्यूनिटी कम रहती है। लोकलाइज जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस वो फर्स्ट मोलर और इंसाइजर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, कॉजिंग माइग्रेशन ऑफ द टीथ। ठीक है, अगर बीच में थोड़ा बहुत भी गैप है तो वो माइग्रेशन ऑफ द टीथ करवा देगा, एंटीरियर टीथ की फ्लेयरिंग करवा देगा बाहर को। देयर इज लैक ऑफ एनी इन्फ्लामेशन बहुत कम होगी। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ डीप पॉकेट्स देयर विल बी अ लैक ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, फीमेल प्रेडिलेक्शन इज मोर, बट कई केसेस में कई किताबों में लिखा है कि मेल टू फीमेल प्रेडिलेक्शन इज इक्विवेलेंट अगर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है तो। नेक्स्ट, द नॉर्मल प्रोबिंग फोर्स शुड बी हाउ मच। तो नॉर्मल प्रोबिंग फोर्स इज 25 ग्राम, दैट इज एनफ टू ब्लैंच योर fingernail। The traditional periodontal probe may be used under the light force, example 0.25 Newton force, without damaging the peri-implant mucosal seal। ठीक है, with the forces up to 30 gram could be applied, लेकिन the tip of the periodontal probe it should remain within the junctional epithelium। ठीक है, 5 forces up to 50 gram are necessary to reach the bone level। जंक्शनल एपिथेलियम तक अपन को 30 ग्राम तक की फोर्स चाहिए रहती है, वो मैक्स है। अगर 35 तक जाएंगे तो वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी जंक्शनल एपिथेलियम को, और 50 ग्राम की फोर्स रहती है, दैट इज नेसेसरी टू रीच द बोन लेवल। नेक्स्ट, आफ्टर द फ्लैप सर्जरी नेक्रोसिस ऑफ द एल्वियोलर बोन अकर्स इन 3 to 4 days। रिडक्शन ऑफ बोन लेंथ बाय 1 to 2 millimeter would occur in how many days?
देखो 1 से 2 मिलीमीटर लगभग 4 से 6 दिन के अंदर बोन लेवल जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, अगर फ्लैप सर्जरी के बाद नेक्रोसिस हो रही है तो। ए फुल थिकनेस फ्लैप विच डीन्यूड द बोन रिजल्ट इन सुपरफिशियल बोन नेक्रोसिस आफ्टर 1 to 3 days. Osteoclastic resorption follows and reaches the peak up to 4 to 6 days. ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन जो होती है वो पीक अपनी 4 से 6 दिन में अचीव कर लेती है, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन जो है वो कम होती रहती है, मतलब डिक्लाइन कर जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ बोन अबाउट 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक अपनी बोन लॉस हो सकती है। द बोन लॉस इज ग्रेटर व्हेन बोन इज थिन। जब बोन थिन होगी तो ग्रेटर की साइड, मतलब 3 मिलीमीटर तक हमारी बोन लॉस लूज हो जाती है। अगर बोन थिक है तो 1 मिलीमीटर तक ही बोन लॉस मैक्सिमम देखा गया। तो आंसर हमारे पास क्या बना कि हमारे पास 1 से 2 मिलीमीटर कब लूज होता है, जब हमारा सर्जरी के बाद 4 से 6 डे होता है, जब ऑस्टियोक्लास्टिक फंक्शन जो है वो मैक्स अपनी हाइट पे होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल प्रोबिंग डेप्थ फॉर स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग ट्रीटमेंट एंड पेरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी। ठीक है, 2.9, 4.2 इज द probing depth. See, pocket depth is a key factor in deciding the type of periodontal treatment. Linde et al. Compared scaling and root planning alone with the modified Whitland flap surgery, in which initial pocket depth and attachment levels were measured. Scaling और root planning के लिए अगर हमारे पास pocket was less than 2.9 millimeter, then the loss of attachment occurs. ठीक है, अगर deeper pocket है, 2.9 millimeter से ज़्यादा deep pocket है, तो gain of attachment occur करता था। ठीक है, मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप के अंदर भी अगर पॉकेट जो है वो लेस देन 4.2 mm है तो लॉस ऑफ अटैचमेंट अकर कर रहा था, और अगर ग्रेटर देन 4.2 mm है तो हमारे पास जो पॉकेट डेप्थ है या फिर वो कम हो रही थी, दैट इज़ वॉज गेनिंग ऑफ अटैचमेंट हो रही थी। दैट इज़ द नेचर ऑफ अटैचमेंट लॉस। देयर इज़ अ ट्रू लॉस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट। ऑलराइट, और गेन जो है, गेन इज़ द फॉल्स गेन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड प्रोब पेनिट्रेशन। ठीक है, गेन जो हो रहा है वो हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोब पेनिट्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जो पेरियोडोंटल टिश्यूज़ है ये टाइटन अप हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर स्केलिंग और रूट प्लेनिंग जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी, दे विल गेट थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं वो। ठीक है, फर्म एंड रेजिलियंट हो जाता है उनका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, जिंजीपेन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? जिंजीपेन इज प्रोड्यूस्ड बाय पी जिंजीवालिस। ठीक, देखो प्लाज्मोडियम जिंजीवालिस इट प्रोड्यूसेस 2 classes ऑफ सिस्टीन प्रोटीएजेस। 2 classes सिस्टीन प्रोटीएजेस की प्रोड्यूस करता है दैट हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द पेरियोडोंटल पैथोजेनेसिस। दे आर नोन एज जिंजीपेन्स। इन दिस दे इंक्लूड लाइसिन स्पेसिफिक जिंजीपेन KGP एंड आर्जिनिन स्पेसिफिक जिंजीपेन RGPA RGPG PB। ठीक है, एक RPGA और RPGP जिंजीपेन प्रोड्यूस करता है, आर्जिनिन स्पेसिफिक है, और लाइजिन स्पेसिफिक है जिंजीपेन KGP। बेसिकली जो जिंजाइवल पेन होती है उसी को जिंजीपेन बोलते हैं।